हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का, जो कि रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं। और यह इसका हम रसायन विज्ञान शुरू करने वाले हैं और यह क्लास 1 है। और इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं, चैप्टर है रसायन विज्ञान एवं एक परिचय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। देखिए, अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम किसमें होता है तो क्या होगा, ठोस में होगा। पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव एवं गैस। मुख्य रूप से 3 है। इसमें ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक अणुओं के बीच आकर्षण होता है और सबसे कम किसमें होगा तो गैस में होगा। अगला है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका क्या होगा, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यह गलत है। क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसके कणों के बीच में हमेशा आकर्षण बल होता है। इसके अलावा पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, यह भी सही है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यह भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच का अंतर होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये सब क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठोस पदार्थ जो है इसके कणों के बीच में क्या है तो यह व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठोस किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और गैस जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा कितनी अवस्थाएं तय की गई है। देखिए, पदार्थ के मूल रूप से 3 अवस्था था, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अब तक कुल 5 पदार्थों के बारे में ज्ञात किया जा चुका है। जिसे उसमें कौन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन कंडक्टेंस। टोटल कितने हैं, 5 अवस्थाएं खोजी जा चुके हैं। नीचे दी गई आकृतियों में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, किसका। प्रश्न है, नीचे दिए गए आकृति में अनुमान नहीं लगा सकता है तो क्या होगा, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो कि शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है, क्या है, इसका अनुमान नहीं लगा सकता है प्लाज्मा के बारे में। अगला है, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्र गति से होता है। देखिए, विसरण किसमें सबसे अधिक होगा तो क्या होगा, गैसों में। गैस किसे कहते हैं, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो से क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। इसमें विसरण की दर सर्वाधिक होता है। अगला है, कौन सा कथन गलत है। इसका क्या होगा, तो पदार्थ के कण अस्थिर व सम होते हैं, यह क्या है, यह कथन गलत है। जबकि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, यह सही होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही होते हैं। अब पदार्थ के कणों के बीच एक दीर्घ स्थान होता है, ये सारे सही हैं। गलत कौन सा है, पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं। यह ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक शुद्ध पदार्थ क्या है, मीथेन है। एक शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मीथेन है। CH4 इसका फॉर्म होता है मीथेन। अगला है, निम्नलिखित में से विधान कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पदार्थ के कण के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों का पात्र के आकार प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया कि गैसों का कोई आकार नहीं होता। देखिए, ये ठोस, द्रव, गैस और तीनों के बारे में बताया गया है। ठोस में क्या होता है, जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव में क्या होता है, जिसका आयतन तो निश्चित परंतु उसका आकार बदलते रहता है। और गैस का जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते कहते हैं, गैस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी होगा, केवल बी सत्य है। क्या है, संपीड्य, समृद्ध जो है ये क्या है, सत्य। अगला है, मिश्रण प्रकृति में हो सकते हैं। देखिए, मिश्रण जो है यह प्रकृति में हो सकते हैं। कैसे होते हैं, समांगी, विसमांगी एवं समांगी या विसमांगी दोनों। देखिए, मिश्रण जो है यह प्रकृति में समांगी भी होते हैं और विसमांगी भी होते हैं। एक ही कणों से पदार्थ जो मिलकर मिश्रित होते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। जबकि दो अलग अलग पदार्थ जिसमें वो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं उसे विसमांगी कहते हैं। जैसे देखिए, विसमांगी मिश्रण क्या हुआ, मिट्टी और रेत का कण, ऐसे क्या है, यह विसमांगी है। जबकि तेल और जल भी क्या है, विसमांगी है। जबकि चीनी और नमक का पानी का घोल है, तो पानी और चीनी का जो घोल होता है
यह समांगी होता है, जिसमें पूर्ण विलय होता है उसे समांगी कहते हैं। अगला है एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? उसका है ठोस का। देखिए मिश्र धातु जो है ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? देखिए विषमांगी क्या है? दूध हो जाएगा क्या? विषमांगी। जबकि पीतल, वायु और पानी में चीनी का घोल सब क्या है? समांगी मिश्रण है। अगला है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, क्या होगा? कोलाइडी। देखिए दूध क्या है? दूध एक कोलाइडी विलयन के रूप में आता है। दूध एक पायस है और यह एक कोलाइडी क्या कहता है? सामान्य भौतिक अवस्था में शामिल नहीं की जा सकती है, तो इसका कोलाइडी। अगला प्रश्न है हवा एक है, क्या हुआ? तो हवा मिश्रण है। हवा क्या है? दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम, आर्गन, मीथेन इत्यादि सब मिलकर क्या होता है? ऑक्सीजन बनता, हवा बनता है। उसे क्या कहते हैं? दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। अगला है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुले नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। अगला है विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन करता है? मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। यह होगा इसकी संरचना तय है, या क्या है? इसके गुणों का पालन नहीं करता, जबकि मिश्रण के घटक उनके अणुओं के बराबर रखते हैं, ये सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ये सही है। इसमें भौतिक विधि से अलग होते हैं, ये भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुले नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसका होगा अमिश्रणीय इमल्सन। अमिश्रणीय इमल्सन। नेक्स्ट है शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? देखिए शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है, जबकि उसमें पानी क्या होता है? पानी विलेय है। घुला हुआ पदार्थ क्या है? शक्कर है। दो या दो से अधिक पदार्थों ठोस द्रव या समांगी मिश्रण में को विलय कहते हैं। इसे एक बार देख लीजिएगा। विलेय अविलेयता, जो जिसमें घुल जाता है वो उसका क्या होता है? विलेय होता है। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। नेक्स्ट है एक यौगिक नहीं है, क्या नहीं है? लेड। लेड क्या है? एक यौगिक नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीबी। प्लम्बस इसका होता है पीबी। जबकि चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब क्या है? एक यौगिक है। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है, क्या होगा? इसका होगा विजातीय मिश्रण। देखिए रेत और चीनी का मिश्रण जो है यह विजातीय मिश्रण है, क्योंकि या विषमांगी भी कह सकते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण, यह दोनों आपस में नहीं घुल सकते हैं। अगला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद वह मूल रूप से दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह अगर परिवर्तन एक बार हो गया रासायनिक क्रिया से तो वह दोबारा अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा? पदार्थों का किण्वन, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। चूंकि अगर किसी भी पदार्थ का एक बार फर्मेंटेशन हो जाता है तो वह उसको पुनः उस रूप में नहीं ला सकता है। और फर्मेंटेशन का जो खोज किए थे ये कौन के थे? लुई पास्चर। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया एवं पाश्चीकृत का भी खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक नहीं किए थे। तो क्या हो जाएगा? पदार्थों का किण्वन। जबकि ठोस का द्रवों में पिघलना ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। द्रवों को गैसों वाष्पीकरण ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अम्लीकृत जल को वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि लोहे ईंधन का दहन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्या होगा? मक्खन का खट्टा होना। देखिए मक्खन अगर एक बार खट्टा होता है तो क्या फर्मेंटेशन से होता है। तभी पिछले क्वेश्चन में था कि फर्मेंटेशन जो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा सूखी बर्फ बनना, CO2 का सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे की चुंबकीकरण, ये क्या है? सब भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना, किसका उदाहरण है? ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन का। जो लोहे में जंग लगना रासायनिक। प्रश्न पूछता है कि लोहे में जंग लगने पे लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या होगा? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा चुका है कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जबकि दूध में अगर उससे क्रीम निकाल जाता है तो दूध का घनत्व क्या प्रभाव पड़ेगा? दूध से अगर क्रीम उससे निकाल लिया जाता है तो दूध का घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का डेंसिटी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला है जैसे अगरबत्ती का जलना, दूध का दही बनना, सब क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन।
अगला है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? क्या होगा? निष्क्रियकरण। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी भी ठोस अवस्था में डायरेक्ट गैस में बदलना क्या होता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो कौन सा होगा रासायनिक परिवर्तन? निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या होगा? एक आइस क्यूब का पिघलना। देखिए, बर्फ का पिघलना क्या होता है? किसी बर्फ का पिघलना होगा भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि एक अंडे का पकना, केक का बेक बनना, ये सब क्या है? केला का सड़ना, ये सब केला का सड़ना क्या होगा? फर्मेंटेशन हो गया। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो गया। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं? गैस सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या होता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। गैस से सीधा ठोस में, और ठोस से सीधा गैस में बनना, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस पदार्थ से सीधा गैस में बदल जाना, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, इसमें उदाहरण दिया हुआ है। पहला, डिपोजिशन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा गैस अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाना क्या होता है? डिपोजिशन कहलाता है। संघनन क्या होता है? जिसमें द्वारा वाष्प जो है जल में परिवर्तित होना। जैसे जो बारिश होता है, यह बादलों के संघनन, कंडेंसेशन के कारण होता है। क्या होता है? संघनन। अगला, ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदल जाता है। देखिए, ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो क्या होता है? पहले द्रव में बदलता है, उसके बाद वह जल के गैस बनता है। जबकि यह क्या कर रहा है कि ठोस से सीधा गैस, जैसे कपूर का जलना, ये सब क्या है? ठोस से सीधा बिना द्रव में बदले गैस में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वाष्पीकरण क्या हुआ? वैसा पदार्थ जब तरल अवस्था में वाष्प अवस्था बदल जाता है। कोई पदार्थ तरल अवस्था से क्या होता है? सीधा वाष्प में बदलता है। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी का उबलना क्या हुआ? ये वाष्पीकरण हुआ। नेक्स्ट है, कौन से अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो क्या होगा? देखिए, गैसों का उत्सर्जन, अवस्था में परिवर्तन, रंग बदलना, उसके क्वालिटी या गुण में चेंज होना, ये सब क्या है? ये सभी हो जाएगा इसमें कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? दूध से दही जमना क्या है? यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मानव में श्वसन, ये सब क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो गया। मानव में पाचन, सब रासायनिक परिवर्तन। जबकि पानी का बर्फ में बनना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या होगा? शरीर में भोजन का पचना, क्या हो जाएगा? रासायनिक। कौन सा उदाहरण नहीं है? इस तरह के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि नहीं लास्ट में छुपा हो रहता है, इसके कारण इजी क्वेश्चन में क्या होता है? गलती हो सकता है। जैसे कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो क्या भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा लोहे में जंग लाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, दूध का दही जमना क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का पिघलना, सब्लिमेशन क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका होगा बर्फ का पिघलना, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है? उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होते हैं, क्या होते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों में के योग को क्या कहते हैं? इसका क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अस्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किया था? यह होगा जोसेफ प्रोस्ट। कौन क्या था? जोसेफ प्रोस्ट ने। अस्थिर अनुपात के नियमों का प्रतिपादन जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए,
निश्चित अनुपात का नियम यह जोसेफ एल प्रोस्ट द्वारा दिया गया था। जोसेफ एल प्रोस्ट, निश्चित अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात के नियम के बराबर क्या होता है? क्या होगा? रासायनिक पदार्थ तत्व हमेशा द्रव्यमान को निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। यह निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार है। इसका प्रतिपादन प्रोस्ट ने किया था। कौन? जोसेफ प्रोस्ट। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होता है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? या क्या होगा? अस्थिर अनुपात का नियम। तो क्या होगा? अस्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों 3:8 के अनुपात में द्रव्य अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। तो यह किसके नियम के अनुसार होगा? क्या होगा? लगातार समानुपाती। क्या होगा? लगातार समानुपाती के। द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अस्थिर अनुपात ज्ञात करें। ये कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 14:3। अगला है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? ये होगा 5:2। क्या होगा? 5:2 होगा। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 1:8 के अनुपात में। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात उपस्थित होते हैं 1:8 के अनुपात में। देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है, जबकि आयतन के अनुसार जल और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। नेक्स्ट है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा कितना होते हैं? तो 14:3 के अनुपात में होते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इससे देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पे है? तो क्या होगा? रासायनिक संयोजन के नियम पे है। रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पे है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित किस पे है? अगला प्रश्न है, डाल्टन का सिद्धांत है रासायनिक संयोजन पर। देखिए, एक ही प्रश्न को घुमा कर कितने तरह से पूछा जा चुका है। तो कृपया इसे आप एक बार अवश्य पढ़ लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कौन से प्रश्न को किस तरह से घुमा के पूछा सकता है। और इसमें सारे पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के। अगला प्रश्न है, डाल्टन के पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह होगा, परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। परमाणु जो है यह पदार्थ का एक अविभाज्य कण होता है। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की अवधारणा नहीं करता है? तो क्या होगा? सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। देखिए, परमाणुओं से मिलकर क्या बने होते हैं? अणु बने होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु को अविभाज्य कण के बारे में बताया था? परमाणु को अविभाज्य कण के बारे में कौन बताया था? तो क्या होगा? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की और अभिधारणा किसमें निहित है? तो क्या होगा? परमाणु अदृश्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु होता है? तो क्या है? जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो होगा जॉन डाल्टन। बुनियादी सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणुवाद और कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित करता है? डाल्टन के कौन सा नियम द्रव्यमान संरक्षण को प्रतिपादित करता है? तो क्या हो जाएगा? परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत कौन दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। देखिए वाला, पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या होगा? जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताया जिसने द्रव्यमान संरक्षण के अस्थिर अनुपात सिद्धांत के विषय में परमाणुवाद 1808 में प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में नियोजक सिद्ध हुआ। क्या होगा? जॉन डाल्टन। इसका आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन। तो दोस्तों यहाँ तक देख चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे और इस केमिस्ट्री को जल्द ही हम समाप्त करने वाले हैं, तो कृपया इसे आप पूरा अवश्य देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद एवं अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।